प्रणाम गुरुजी। आप जो ये साधना के टाइम पे आप बोलते हो कि निर्विचार स्थिति, उसमें नो थॉट स्थिति होता है और आपको थॉट होता है और जाना जा रहा होता है। जब ध्यान की किसी विधि को हम अप्लाई करवाते हैं, ध्यान की विधि में ले जाते हैं, तब वहाँ पर हम सजेशंस देते हैं, निर्विचार, निर्विकार, हम इस प्रकार का हम सजेशन देते हैं कि निर्विचार, निर्विकार, एक सजेशंस हैं। तो क्या इसका अर्थ ऐसा है कि उस समय वहाँ पर हर किसी की चित्त की स्थिति में निर्विचार, निर्विकार अवस्था होगी? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है। विधि में विधि का प्रयोग करवाए जाते हैं तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि उस समय में निर्विकार, निर्विचार अवस्था कुछ समय के लिए घटे, उसके ग्लिम्स आएँ। तो ये सजेशंस भी उन ग्लिम्स की तरफ बढ़ावा देते हैं। हम जो है लगातार कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखो अपने भीतर कि कुछ ना कुछ कोशिश जो है लगातार चल रही है, कुछ ना कुछ एफर्ट लगातार चल रहा है सुधारने का। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है? वह चीज़ों को सुधारना चाहता है। सुधारने का अर्थ क्या है? यह एक सापेक्षिक भाषा है, एक सापेक्षिक धारणा है कि चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का अर्थ क्या है? दुनिया सबके हिसाब से ठीक नहीं है, कॉस्मिक रिदम के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इनको थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, परिस्थितियों को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। तो थोड़ा और बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ हम या तो विचार कर रहे होते हैं, या प्रयास कर रहे होते हैं, या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, है ना। तो हम लगातार, एक तो चीज़ होती है कि प्रैक्टिकली कुछ प्रयास करना। तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिस्थितियों को सुधारने के लिए, यानी अपने अनुरूप करने के लिए, सुधारने का अर्थ होता है मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुरूप ठीक कर लूँ। ठीक करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जितने प्रैक्टिकल प्रयास होते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा मानसिक प्रयास होते हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीज़ों को शायद हम करें ही ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं प्रैक्टिकली कभी नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से हम लगातार कर रहे होते हैं, है ना। मानसिक रूप से आप अपनी प्रतिष्ठा सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। मानसिक रूप से आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि आप कोई चुनाव लड़ें ही ना, चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते, ठीक है ना, और उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है मानसिक रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार कोशिश चल रही होती है। लगभग सभी के मन में, चलो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सांसद, एमएलए, कारपोरेटर, कुछ ना कुछ बनने की, या फिर जो है धनी बनने की, अंबानी ना सही, करोड़पति, अरबपति बनने की, है ना। और भले आप जो है कोई बड़ा महल ना खड़ा कर पाएँ, लेकिन काल्पनिक रूप से प्रयास चलते रहते हैं। महल ना सही, कहीं बंगलो ही सही, कहीं कल्पना में ही सही, किसी विदेश में ही सही, किसी पहाड़ में ही सही। तो कल्पना में आप बहुत सारे घर बना लेते हैं, कल्पना में आप बहुत सारे पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं, है ना। इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, और वो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप सीधे प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, ऐसा नहीं। आप उसके लिए कोशिश करेंगे, आप वो करेंगे कि ऐसा हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसके परिणाम स्वरूप आप चुनाव जीत गए, फिर ऐसा हो गया, लोगों ने आपका समर्थन किया और आप प्रधानमंत्री बन गए। पूरी प्लानिंग के साथ जस्टिफाइड रहता है कि नहीं कुछ हो भी रहा है तो उसमें कुछ बेस है ना। कल्पना का ही बेस होगा। धन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी कुछ होगा। फिर धन है तो धन का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए पूरी थीम काम कर रही होगी, है ना। तो यह जो है इस प्रकार से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चलती रहती है मन में, जो है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चलती रहती है। क्योंकि देखो एक्सरसाइज तो चल ही रही है ना मन में। या फिर आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी से अपना झगड़ा हो गया था, अब उसको आप ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे, तो आप उससे लड़ रहे हैं। किसी को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, घर वालों को, किसी को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और एक साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं का अर्थ नहीं, एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जो ठीक से नहीं कर पाए उसको फिर से करना चाहते हैं, और ठीक से करना चाहते हैं। ठीक से का अर्थ है अपने अनुरूप,
अपने फेवर में। हम लगातार चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करें। हमारी सारी चेष्टा जो है अनुकूलन की चेष्टा है। हमारी सारी चेष्टाएं क्या है? अनुकूलन की चेष्टाएं हैं, ठीक है ना। और अनुकूलन हम कब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अनुकूलन इस संसार का नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि संसार आपके अनुकूल हो जाए। आप कितना भी कोशिश करो, अनुकूलता होती नहीं है। इधर थोड़ा बहुत सुधारा लगता है कि उधर दूसरा कुछ बिगड़ गया, उसको बिगाड़ने गए तो ये भी बिगड़ गया, वो थोड़ा सुधरा तो ये बिगड़ गया। इस प्रकार से जो है संसार में इतनी चीज़ें हैं और सब कुछ ठीक कभी नहीं हो पाता, सब कुछ ठीक ठाक कभी हो ही नहीं पाता। अनुकूलन की कितनी भी कोशिश करो, ठीक अनुकूलन कभी नहीं हो पाता। लेकिन मन में एक आशा बनी रहती है, मन में एक आशा बनी रहती है कि शायद कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा, शायद कभी न कभी सब बराबर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उस परफेक्टनेस की तलाश में आप लगातार कुछ न कुछ चेष्टा कर रहे होते हैं और मानसिक रूप से आप ज़्यादा तैयारियां करते रहते हैं। मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। बहुत सारे तलों पे चल रहा होता है, मन के बहुत सारे तल होते हैं, सारे तलों पर यही चल रहा है। ऊपर के तल का आपको दिख रहा है, नीचे के तल का आपको दिख नहीं रहा है, नीचे के तल पे भी यही सब चल रहा है। अनुकूलन की चेष्टाएं चल रही हैं। किसी स्वर्ग की तलाश क्या है? स्वर्ग यानी क्या? मोक्ष यानी क्या? जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ आपके अनुकूल है, वहाँ सब कुछ आपको उपलब्ध है, सारे सुख, है ना, सारे सुख आपको उपलब्ध हैं और करना कुछ भी नहीं है। बगैर किए सारे सुख उपलब्ध हैं, जो चाहा वो उपलब्ध हो जाता है, वह है स्वर्ग, है ना। स्वर्ग इसलिए गढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ पर भी वही कोशिश करें कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम आराम में आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। तो आराम और स्वर्ग कहाँ पर है? भविष्य में, वर्तमान में नहीं है। जो आराम है, स्वर्ग है, सब कुछ ठीक ठाक वाली परिस्थिति है, वो किसी भविष्य में है, हियर एंड नाउ नहीं है। हियर एंड नाउ क्या है? हियर एंड नाउ हमारे पास प्रयास है कि उसको हमको लाना है, उस राम राज्य को, उस आदर्श स्थिति को, उस स्वर्ग को, उस मोक्ष को हमको लेके आना है। उसको लेके आने के लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, बगैर प्रयास के तो होगा नहीं। तो प्रैक्टिकली तो उसके लिए हम प्रयास कम करते हैं, और प्रैक्टिकली करते भी हैं, तो प्रैक्टिकली जितना करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा हम मेंटली करते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा हम मेंटली करते हैं। तो लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और यही प्रयास हमें हियर एंड नाउ में नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि सारे प्रयास किसी भविष्य के लिए। तो हम भविष्योन्मुख हैं। हम कैसे हैं? भविष्योन्मुख है, मतलब कुछ करते हुए, मतलब हम विचलित हैं। सारे प्रयास क्या हैं? विचलन है ना, कुछ करना है ना, हलचल है ना, कुछ करना पड़ेगा। तो सारा प्रयास जो है विचलन है, अशांति है, अधैर्य है, असहजता है, विकार है, विचार है। चित्त में यही सब कुछ चल रहा है, चित्त में यही सब कुछ चल रहा है, और हम चला रहे हैं। अपने से नहीं चल रहा है, हम चला रहे हैं। अपने से ऐसा कुछ नहीं चलता, हमारे चलाए बगैर नहीं चलता, हम उस चला रहे हैं उसको चलाए रखने के लिए लगातार हमारी चेष्टाएं हैं, प्रयास है। क्योंकि हमें लगता है उस चलाने से बात बन जाएगी, और राइट इंटेलिजेंस है नहीं कि तुम चलाते रहो, जन्म भर से चला रहे हो, है ना। ये दौड़ जो है जन्म भर से चला रहे हो, प्रयास जन्म भर से चल रहे हैं। चलो जन्मों जन्मों से चला रहे हो, ये बात का कोई मूल्य नहीं कि जन्मों जन्मों का तो ख्याल ही नहीं है, इस जन्म का ही कर लो ना। इस जन्म से ही जब से हो, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे मेंटल जो है एक्सरसाइज है वो लगातार चल रही है, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी चल रही है। बाहरी तौर पर प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, और मेंटली तो 1000 गुना कर ही रहे हो, लगातार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, और चीज़ें कभी सुधरी नहीं, बात कभी बनी नहीं, स्वर्ग कभी आया नहीं, मोक्ष कभी घटा नहीं। करने से स्वर्ग नहीं आता, करने से मोक्ष नहीं घटता, तब भी ये विजडम पैदा नहीं हुई,
यह अक्ल पैदा नहीं हुई, यह समझदारी पैदा नहीं हुई कि करने से कभी स्वर्ग बना नहीं, कर करके स्वर्ग बना ही नहीं, कर करके नरक ही बना है। अपने जीवन को झांक के तो देखो ना, कर करके क्या बना है? कर करके नरक ही बना है, कर करके नरक ही बना है। लेकिन मन में आशा तब भी है कि थोड़े और प्रयास से स्वर्ग बन जाएगा। कल स्वर्ग है, आज मेहनत कर लो, आज श्रम कर लो, कल्पनाएं कर लो, मानसिक एक्सरसाइज कर लो, कल जो है स्वर्ग मिल जाएगा। और कल कभी आता नहीं है। आज सदा नरक है। और नरक क्यों है? इन प्रयासों के कारण नरक है। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कर करके तुमने नरक पैदा किया है, और वह विजडम तुम्हारे पास है नहीं, वह राइट इंटेलिजेंस तुम्हारे पास है नहीं कि कर करके तुमने नरक बनाया है, कर करके तुमने नरक बनाया है, और यह विजडम तुम्हारे पास है नहीं। और सारा करना तुम्हारा भविष्योन्मुख है। आज हम ऐसा कर लेंगे तो कल जो है स्वर्ग मिल जाएगा। कल कभी आया नहीं, इतने आज तुमने गंवा दिए, और कल कभी आया ही नहीं जो स्वर्ग लेके आता हो, ऐसा कल कभी आया नहीं। सारे आज तुमने गंवा दिए। कितने आज गंवा दिए तुमने? स्वर्ग को निर्मित करने के लिए तुमने कितने आज गंवा दिए? अपनी प्रवृत्तियों को देखो तो तुम्हें लगेगा शायद तुम जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो। कितने जन्म गंवा दिए, कितने आज, इस जन्म के कितने आज हैं वो तो ठीक है, कितने जन्म गंवा दिए। और इस जन्म में भी जितने आज थे सारे ज़्यादातर आज गंवा दिए। किसी स्वर्ग की परिकल्पना में, किसी स्वर्ग के निर्माण में, जो कि स्वर्ग यहाँ पर होता नहीं है, बनता नहीं है। हाँ, तुम कुछ न करो, तुम कुछ न करो, सारा प्रयास छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होते ही तुम्हें जो है एक सहजता, सरलता की अनुभूति होगी। अब स्वर्ग में तुम्हारी उल्टी सीधी परिकल्पनाएं कि वहाँ पे अप्सराएं हैं, है ना, वहाँ पर किसी के लिए क्या है, शराब के चश्मे बह रहे हैं, किसी के वहाँ कल्पवृक्ष है, सिद्ध शिलाएं हैं, यह है वह है। तब जो है यहाँ पर तुम्हें असंतुष्टि मिली, क्योंकि सापेक्षता काम कर रही है ना। यदि तुम अरबपति होना चाहते हो और तुम करोड़पति हो गए तो तुम दुखी रहोगे। यदि तुम अरबपति होना चाहते हो और तुम करोड़पति हो गए तो तुम बहुत दुखी रहोगे, क्योंकि तुम जो 1% पे भी नहीं पहुंचे हो। यदि तुम लखपति होना चाहते हो और करोड़पति हो गए तो तुम जो है ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, और ओवर एक्साइटेड होकर के उल्टे सीधे काम करने लगोगे, है ना, अहंकार ज़्यादा हो जाएगा। यदि तुम न करोड़पति होना चाहते हो, न लखपति होना चाहते हो, और जो तुम्हारे पास है जैसी उसकी मर्जी, जैसे परमात्मा की मर्जी, जो है सो है, उसको सहजता से स्वीकार करते हो, तो तब तुम न ओवर एक्साइटेड होगे, न तुम दुखी होगे, न तुम सुखी होगे, सहज रहोगे, सहज रहोगे। धन तुम्हारे पास जो है, चाहे हजारों में हो, चाहे लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप सहज रहोगे, सहजता में बने रहोगे। कम हो या ज़्यादा कोई सवाल ही नहीं है, जो है उसकी मर्जी है, और जो है उसका आनंद ले पाओगे। परम स्वीकार की भाव दशा होगी, है ना। उसमें जो भी मिलेगा, एक रोटी सब्जी भी मिलेगी तो उसके खाने में एक आनंद होगा, वह अमृत हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। जो उपलब्ध है वहाँ पर तुम इधर उधर व्यस्त नहीं रहोगे, तो तुम्हारी दृष्टि निर्मल होगी। निर्मल होगी तो तुम्हें जो है बहुत बड़ी समृद्धि मिलेगी, तुम्हें बहुत बड़ी समृद्धि मिलेगी। किसी के पास जो है गार्डन है, ठीक है ना, रईस आदमी है, 10 एकड़ का गार्डन है, लेकिन वह उस गार्डन का आनंद नहीं ले पाता, आंखें साफ नहीं है, दिखता नहीं है। वो कल्पना में लगा है कि मुझे एक बड़ी कोठी बनानी है जहाँ 100 एकड़ का गार्डन हो, वो 10 एकड़ के गार्डन को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और हम जो है
ये होटल हमने लिया है, होटल हमारा है नहीं, टेम्पररी लिया है। पास में बड़ी खूबसूरत सी वैली है, ठीक है ना। तो जो नया आता है उसको हम बोलते हैं, देखो ये हमने गार्डन बनाया है अभी अभी रिट्रीट के लिए। कितने तो कुछ होगा 50,00,000 एकड़ का गार्डन, 1,00,000 एकड़ का गार्डन। वो जहाँ तक दिख रहा है ना सब हमारा गार्डन है। ये गार्डन लगाया है और सब लोग खड़े होते हैं अभिभूत होकर उस गार्डन को देख रहे होते हैं। इस गार्डन में हम घूमने भी जाते हैं, आसपास कितना बड़ा गार्डन है ये, नेचुरल गार्डन, नेचुरल फॉरेस्ट, सब हमारा है। हमने खरीदा भी नहीं तब भी हमारा है, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई लेकिन तब भी हमारा है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई गुणा भाग है ही नहीं। हम उसके साथ में वहाँ जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तो हम ही तो है ना फिर, वो दूसरा कोई बचा ही नहीं ना, तो हमारा ना हुआ। हम उसके साथ में राइट रेजोनेंस में है तो हमारा ही तो है ना। चांद को देखते हैं यहाँ से बड़ा आनंद आता है, चांद भी हमारा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हैं भाई, चंद्रमा में प्लाट बेचना, यह करना वो करना, कहने की बात है, चांद उनका है नहीं, लेकिन चांद हमारा है। क्योंकि चांद के साथ हम खो जाते हैं, हमारा है चांद, उनका पता नहीं हो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन चांद हमारा है। कोई माने ना माने उसका मतलब भी नहीं। तुम चांद से पूछ के कह लो अरे हम तो एक ही हैं, वह भी बोलेगा हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ये तारे हमारे, ये आकाश हमारा है, क्योंकि हम उनके साथ द्वैत में है नहीं, अद्वैत में है। वो चिड़िया जो चहक रही है हमारे भीतर से भी चहकन फूट जाती है, वह उड़ती है तो हमारी भी उड़ान हो जाती है उसके साथ में, वह भी हमारी है, हम ही तो हैं वो चिड़िया। तो जो है हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, अभी और यहीं पर हैं, तो जो कुछ भी है ना, सब हमारा है। प्रकृति से पूछो ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है, बताएगी प्रकृति, नहीं नहीं ये इसकी रजिस्ट्री इसके नाम से है। पेड़ से पूछो तुम किसकी प्रॉपर्टी में आते हो, किसकी ज़मीन पे, तुम्हारे कौन सा पट्टा है तुम्हारा, तुम्हारे मालिक का नाम बताओ। पेड़ पेड़ बोलेगा मेरे मालिक का नाम फलाना है। सब काल्पनिक बातें हैं ना। तो सहजता और सरलता में रहोगे तो जो कुछ है उसका पूरा पूरा आनंद ले पाओगे, और भविष्य में रहोगे तो जो कुछ है वह चूकता रहेगा, जो है सदा चूक जाता है। यदि भविष्य में जी रहे हो तो वर्तमान चूकेगा ही ना, जो हियर एंड नाउ है वह चूक ही जाएगा ना। इसलिए जो है हम उस चीज को तोड़ रहे हैं, उस मैट्रिक्स को तोड़ रहे हैं जो तुम्हें गरीब बना देता है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। ये आकाश तुम्हारे लिए, ये चांद तारे तुम्हारे लिए, ये जंगल पहाड़ तुम्हारे लिए, तितली चिड़िया सब तुम्हारे लिए, ये अनंत विस्तार तुम्हारे लिए, और तुम इसे लगातार चूक रहे हो। तुम किसी भविष्य की कल्पना में खोए हुए हो, तुम इससे अपने आप को काट के रखे हो, तुम किसी सेपरेशन में जी रहे हो। हम उसको तोड़ते हैं, विधि में वही काम करते हैं। तुम्हारी भविष्य की जो काल्पनिक श्रृंखला है उसको हम तोड़ देते हैं, ताकि तुम हियर एंड नाउ, अभी और यहीं आ जाओ। तो हम के विधियों में विभिन्न स्टेप्स के साथ में यह भी कहते हैं, निर्विकार, निर्विचार, शांत, मौन, कुछ न करो, कुछ न करते हुए कुछ नहीं करना है। डोंट कंसंट्रेट, एकाग्रता नहीं करना, कुछ समझने की कोशिश नहीं करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ न करो, कुछ न करो। हियर एंड नाउ, जो जैसा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करो तो तुम्हारा है। जो जो कुछ जैसा है उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारा है। लड़ते रहोगे तो फिर वो दुश्मन है, रेजिस्ट करोगे तो दुश्मन है वह। परम स्वीकार, तो परम स्वीकार जो है साधना में
बहुत सही होगी। जो जैसा है जैसा का तैसा स्वीकार है, उसको बदलना नहीं है, बदलने की कोशिश नहीं करना है। और सारा मैट्रिक्स सही है कि तुम चीज़ों को बदलना चाहते हो, अनुकूलन करना चाहते हो, अपने अनुरूप बनाना चाहते हो। तुम सारी परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाना चाहते हो। तुम पति पत्नी हो, पत्नी पति को अपने अनुरूप बनाना चाहती है, पति पत्नी को अपने अनुरूप बनाना चाहता है, माँ बाप बच्चों को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। बच्चे आजकल के बड़े होशियार हैं, माँ बाप को अपने अनुरूप ढालना चाहते हैं, है ना। सब अनुकूलन में लगे हैं कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे अनुसार चलो। सब लोग इसी एक्सरसाइज में लगे हैं और यहीं पर जो है नर्क निर्मित होता है, यहीं पे संघर्ष निर्मित होता है। तो जो कुछ मौजूद है उसका आनंद नहीं ले पाते। वही बात चल रही थी ना कि यहाँ पर एक बिग फैमिली, एक पुरानी जैसे संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली जैसे अनुभव हो रहे हैं। तो हरप्रीत जी ने कहा कि नहीं, सोल फैमिली जैसा। क्यों? कि बोले ज्वाइंट फैमिली में भी एक्सपेक्टेशन तो होते हैं ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है और काम करने का आनंद है। सब एंजॉय पूर्वक जो भी काम है सब मिलजुल के कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है और कि कोई कम कर रहा है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या कोई मैं कम ज़्यादा करता हूँ कोई कम करता है, ऐसा वाला कोई गुणा भाग है ही नहीं। जिसको जो काम मिल रहा है उसमें वह आनंदित है, सहजता है, उसमें कोई गुणा भाग नहीं है। तो गुणा भाग न होने से वहाँ पर आनंद है। हम किसी को बदलना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। जैसा आपसे स्वीकार करें, तो स्वीकार करने से यदि कोई आपको स्वीकार कर ले तो आपको कितना आनंद आता है। सबसे बड़ी चाह क्या होती है कि कोई आपको जैसा का तैसा स्वीकार करे। तो कोई आपको स्वीकार करता है तो अंदर जैसे फूल खिल जाते हैं। और यही है ना, सब एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। इसलिए सोल फैमिली है। सोल फैमिली का मतलब एक दूसरे को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार करने से जो है बहुत ज़बरदस्त खिलावट हो रही है, सबके अंदर फूल खिल रहे हैं, प्रेम उमग रहा है, कुछ करने का भाव पैदा होता है कि और कुछ कर दूँ और बेहतर कर दूँ, हाँ, मेरे से क्या बनेगा वह कर दूँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, सबके मन में भाव आ रहा है। और जो नहीं कर पाता है यह सब कुछ, वह ढूंढता है कि ये नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद यह देख लेता हूँ, शायद वहाँ देख लेता हूँ, कहाँ कुछ कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि इस परिवार ने जिसने मुझे स्वीकार किया है इतनी सहजता से, सरलता से, उस परिवार के लिए मैं भी अपनी भूमिका निभाऊं। तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट रहा है वह भी कुछ ऐसा ही रहा है। संयुक्त परिवारों में भी उस परिवार में बात तो वही रही है ना। कमाने वाले कम लोग हुआ करते थे, बाकी कोई दूसरा कुछ किया करता था। लेकिन संयुक्त परिवारों में धीरे 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 वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस या वह राजनीति गुणा भाग हो गया। उन आश्रमों में, उन संगठनों में जहाँ पर बहुत गुणा भाग है, खींचतान है, राजनीति है, वहाँ पर बात बनती नहीं है। अब यहाँ बात क्यों बन रही है? सिर्फ इसलिए बात बन रही है कि यहाँ राजनीति गुणा भाग नहीं है, स्वीकार्यता है। हम परस्पर एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं जैसा है। कोई हंसी मजाक कर भी ले रहा है तो किसी बात का कोई बुरा नहीं मान रहा है ना। कई जगहों पर ऐसे इतने ही हंसी मजाक में आप बुरा मान जाते हैं या वो सामने वाला बुरा मान जाता है। यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है तो कोई बुरा नहीं मानता है। तो ये लचीलापन है ना, लचीलापन आनंद को जो है ना, आनंद को जो जन्माता है वो लचीलापन जन्माता है, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन। बहुत लचीला है परमात्मा। जितने लचीले हो जाओगे ना उतने परमात्मा के निकट हो जाओगे।
जितने जड़ हो जाओगे, कट्टर हो जाओगे, रूढ़ हो जाओगे, उतने परमात्मा से दूर हो जाओगे। परमात्मा अलग से कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे भीतर के लचीलेपन का नाम परमात्मा है। तुम कितने फ्लेक्सिबल हो, जितने तुम फ्लेक्सिबल हो उतने तुम परमात्मा हो। फ्लेक्सिबिलिटी। तो परिवार जो है, परिवार किसे कहेंगे? जहां पर सब लोग फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल है तो वो परिवार है। अब परिवार का मतलब यह होता है कि किसी समझौते के तहत लोग रहते हैं कि ठीक है भैया, अब जीवन तो गुजारना ही है साथ में, है ना, ये रिश्ते नाते हैं, यही रिश्ते नाते सब कुछ हैं, इन्हीं को जीना है, एडजस्ट करना है। वह परिवार, परिवार की भाषा ही बदल गई, परिभाषा ही बदल गई। परिवार का मतलब है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है। हम एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबल हैं, सहज हैं। उस सहजता से आनंद का जन्म होता है। परस्पर हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, जैसा कि तैसा स्वीकार करते हैं, और अंदर से भाव मगता है कि मैं क्या कर गुजरूं, जो दूसरे को आनंद दे, सहूलियत दे। तो करने में भी आनंद होता है। फिर वह जो प्रतिसंवेदन कृत होता है वह किया नहीं जा रहा है, प्रतिसंवेदन से घट रहा है, प्रतिसंवेदन से घट रहा है। कुछ लोग नहीं देखते, यहाँ पर रोज लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं काम में। उनसे पूछो देखो, उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि वो कोई काम कर रहे हैं या कुछ अपना परेशानी में है, कुछ नहीं, वो आनंद से कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के काम कर रहे हैं। प्रतिसंवेदन से हो रहा है उनमें, प्रतिसंवेदन से भीतर घट रहा है, वह उनका आनंद हो रहा है। वर्क मेडिटेशन की बात करी थी ओशो ने, है ना, वर्क मेडिटेशन। लोगों को लगा कि वर्क मेडिटेशन यानी कि भाई कुछ वहाँ पर रहेंगे, बदले में कोई सहूलियत मिलेगी, उसके लिए वो वर्क मेडिटेशन, मतलब कोई वर्किंग पैकेज की तरह लिया था। वर्क मेडिटेशन को समझ नहीं पाए, उनकी उस धारणा को उस गहराई से सभी लोग नहीं समझ पाए। कुछ लोगों ने समझा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, सब ने नहीं समझा होगा, कुछ लोगों ने बराबर समझा होगा। उनके कारण ही तो कम्यून था, उनके कारण ही तो वहाँ पे एनर्जी थी, है ना। उनके रहते तक तो बहुत अच्छा हुआ, बाद में जो है चीज़ें बिगड़ती चली गई। अब जो है यहाँ पर जो लोग हैं और इस तरीके से लगे हुए हैं, प्रतिसंवेदन को जी रहे हैं, आनंद को जी रहे हैं, प्रेम के वश में हैं, और उनसे प्रतिसंवेदन से सब कुछ हो रहा है, तो वह जो है उनके लिए काम नहीं है, वह उनका ध्यान है। उनको देखो काम करते हुए, उनकी खिलावट देखो, उनकी एनर्जी फील करो, कितनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। इसलिए तो भोजन देखो ना, भोजन कैसा हो गया है, जैसे अमृत नहीं हो गया, भोजन कैसा हो गया, अमृत जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है, किसी को ऐसा नहीं कि इसके बदले मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई नहीं सोचता कि मुझे कोई पीठ थपथपाएगा, कि मुझे वाहवाही मिलेगी, कोई गुणा भाग नहीं है, गुणा भाग नहीं है, प्रतिसंवेदन से हो रहा है, तो उनका ध्यान है, और उसी से ही संघ निर्मित होते हैं, इस सहजता सरलता से ही संघ निर्मित होते हैं। यह सहजता सरलता बनी रहे तो संघ जो है बराबर बने रहेंगे, वह संघ जो है सबको सहयोग करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर सेशंस जो है कम भी होते हैं, लेकिन बात ज़्यादा बन रही है। सेशंस कम है और बात ज़्यादा बन रही है। बहुत सारी जगह पर सुबह से रात तक कवायद है, बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, यह हो रहा है, वह हो रहा है, वो हो रहा है, बात कुछ भी नहीं बन रही है, बात कुछ बन ही नहीं रही है। यहाँ सेशंस न डिसाइडेड है, न संख्या डिसाइडेड है, न बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बात बन रही है। क्योंकि सवाल जीने का है ना, कवायद करने का थोड़ी ना है, सहजता का है ना। तो ये जो प्रतिसंवेदन से जो हो रहा है, वहाँ पर करना नहीं है, वहाँ हो रहा है। हो रहा है तो वह साधना है।
वह ध्यान है। तो सबसे हो रहा है मतलब ध्यान में है। काम करते हुए वह ध्यान में है, भोजन बनाते हुए ध्यान में है, सफाई करते हुए ध्यान में है, व्यवस्थाएं देखते हुए ध्यान में है। कोई गुणाभाग उसमें है नहीं। यही तो लर्निंग थी, वसुधैव कुटुंबकम। कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए, ओशो ने वर्क मेडिटेशन दिया, कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट रहे। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं हम उसे। किसी समय में सार्थक रहे होंगे, ओशो के समय में वो सब सार्थक था, गजब की ऊर्जा थी। बाद में बात गड़बड़ा गई। वसुधैव कुटुंबकम वाले ऋषियों के समय बड़ी सार्थक अवधारणाएं रही होंगी, बढ़िया काम कर रही होंगी, धीरे धीरे गड़बड़ा गई। अब फिर से यह बात बन रही है सिद्धा कुटुंबकम में। तो सिद्धा कुटुंबकम में अब फिर वही बात बन रही है। बस लेकिन इस चीज़ को ख्याल रखना कि गुणाभाग बीच में नहीं आना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की लालसा नहीं होनी चाहिए। प्रेम है, सहजता है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। अपने आप को काम करते हुए जानोगे, अपने आप को भोजन बनाते हुए जानोगे, अपने आप को सफाई करते हुए देखोगे, जानोगे, विटनेस हो जाओगे अपने बॉडी के। काम करते करते गीत फूटेंगे, काम करते करते नृत्य होगा, हंसी होगी, ठिठोली होगी, ठहाके होंगे, सहजता होगी। कि पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए ना ये चीज़ तो पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए। अब यदि ऐसे सहजता से हो रहा है, उस समय अपने आप अंदर कोई गुणाभाग नहीं है, मतलब निर्विकार है, निर्विचार है। उस समय भी भीतर अपने झांक के देख लेना कभी। कोई बहर होगी, कोई लय होगी, मौज होगी भीतर, लेकिन विचार और विकार नहीं होंगे। अपने भीतर झांक के देखना, विचार और विकार से रहित होगे। तो इंटेंस मेडिटेशन में भी हम वही बात कहते हैं, निर्विकार निर्विचार। तो ये सुझाव वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पर कोई गैप पैदा कर देते हैं अचानक। वो कहते ही तुम महसूस नहीं करते कि थोड़ी देर के लिए तुम निर्विकार निर्विचार हो जाते हो ना। और वो परिस्थिति माहौल सब अनुकूल होता है और वहाँ पर सुझाव आता है निर्विकार निर्विचार, भीतर ग्लिम्स घट जाता है। हो सकता है पीछे से फिर विचार आ जाएगा, लेकिन कुछ ग्लिम्स तो घटता है। और उसके बाद में यदि विचार आएगा भी तो विचार कहीं दूर से जाता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि तुम विचार के साथ जुड़े हुए एसोसिएट हो, बह रहे हो। उस समय विचार के साथ तुम बह नहीं रहे होते, विचार दिखता है थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा हो जाता है कि कई बार वापस जुड़ भी जाते हो, एसोसिएट भी हो जाते हो। ऐसा नहीं कहते कि अब बात बनी गई पूरी की पूरी, फिर जुड़ भी जाते हो, फिर आवाज़ आती तुम्हें सजग, और फिर एसोसिएशन टूट जाता है। फिर कहते हैं निर्विकार निर्विचार, और फिर एक गैप पैदा हो जाता है। ग्लिम्स आ रहे हैं, यही ग्लिम्स आएंगे, स्वाद तो आ गया, पहचान तो हो गई कि यही है वह चीज़, असली चीज़ यही है, असली धन यही है, परम धन यही है। ग्लिम्स तो आ गई, ग्लिम्स आ गई, अब वह कितनी दूर है। फिर स्वाद आ गया, पकड़ में आ गई बात पकड़ में आ गई। अब ऊपर का कूड़ा कचरा उसे हटाना है, पता तो चल गया खजाना यहीं दबा है, इसी जगह पे खजाना है। जब दिख गया, खजाने की झलकें भी मिल गई, खजाना छू के भी देख लिया, अब क्या है, ऊपर के मिट्टी कंकर पत्थर ही तो हटाने हैं, खजाना तो फिर निकल ही आएगा, मिल ही जाएगा। ग्लिम्स तो आ रही हैं। तो सुझाव इसीलिए है, उस ग्लिम्स के लिए। ये विधियां बहुत सहयोगी होती हैं। उस समय जो घट रहा होता है
विधियों के समय हर विधि एक जैसी रोबोटिक होती है, ऐसा आपने महसूस किया? सजेशंस बदलते रहते हैं ना, उनके क्रम भी बदलते रहते हैं, सजेशंस भी बदलते रहते हैं, उनके क्रम भी बदलते रहते हैं। तो उस समय जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसके अनुरूप जो है सजेशंस आते हैं। उस समय कैसे सजेशन आने चाहिए, किस क्रम में आनी चाहिए, ऐसे मोटे तौर पे देखोगे तो लगेगा वही वही है, लेकिन थोड़ा और गौर से देखोगे तो वही वही नहीं है। हर बार विधि के लिए जब बैठते हैं तो सजेशंस थोड़े न थोड़े अलग होते हैं, क्रम अलग होते हैं, वह उस अनुरूप होते हैं कि उस क्षण में जो ज़्यादा ज़रूरी होते होंगे, जो उस समय की ज़रूरत है, उस हिसाब से वह आ जाते हैं। सब हैपनिंग के द्वारा हो रहा है, कोई ध्यान करवाया नहीं जाता यहाँ पर ना, ध्यान किया भी नहीं जाता। ध्यान हैपनिंग है, और ध्यान की जो प्रक्रिया करवाई जाती है वह भी हैपनिंग ही है। सब हैपनिंग के द्वारा होता है, हैपनिंग के द्वारा होता है, इसलिए इसमें वह अमृत रस झरता है, इसलिए उसमें ग्लिम्स आते हैं। यहाँ कुछ रोबोटिक पैटर्न्स नहीं है, ना ही कोई सेशन के रोबोटिक टाइम्स हैं, कोई टाइम इल्यूजन भी नहीं है, ना यहाँ कोई मिनट का हिसाब है, कोई मिनट का हिसाब नहीं है, घंटों का भी हिसाब नहीं है। मिनटों की क्या बात कर रहे हो? दिन के अते पते नहीं है कि कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है। आने जाने वाले, इधर वाले उधर वाले, टिकट, रेलवे टिकट के हिसाब वाले, तब उस सहारों से पता चल जाता है कि फलाना दिन है, फलानी तिथि वार है। वही हम सोचते हैं कि सिद्धा कुटुंबकम यदि कहीं पर स्टेबल होगा तो वहाँ से लोगों से तारीख पूछो तो कोई नहीं बता पाएगा, दिन पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा, महीना भी नहीं बता पाएंगे, साल भी नहीं बता पाएंगे, कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तिथि, वार, त्यौहार, कौन सा त्यौहार है, क्या है, कुछ बता ही नहीं पाएंगे। जिस सस्टेनेबल मॉडल की बात चल रही है, यदि वह फलित हो गया तो वहाँ तो कोई कुछ बता ही नहीं पाएगा, वहाँ तो कोई गुणा भाग काम ही नहीं करेगा, टाइम इल्यूजन वहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा। ना कोई कैलेंडर होगा, ना कोई घड़ी होगी। इन इल्यूजन्स के बाहर ही तो निकलना है, इन हिप्नोटिज्म के बाहर ही तो निकलना है। कितने ज़्यादा ग्रस्त हैं हम समय से, शेड्यूल से, दिनचर्या से, प्रोग्रामिंग से, कितने ज़्यादा ग्रस्त हैं, और इतने ज़्यादा रोबोटिक होकर के तुम किसी सहजता की उम्मीद रखते हो? इतने ज़्यादा रोबोटिक क्यों हो? क्योंकि बार बार भीतर सजेशन देते हो, अरे यह करना है, अरे ऐसा करना है, अरे वह है, उसका क्या होगा, वो मिलेगा तो उसको ऐसा बोलूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करना पड़ेगा। बार बार प्लान करते हो। किसी व्यक्ति पे क्रोध आया रहा होता है तो फिर मन ही मन उससे झगड़ा कर रहे होते हो, उसकी पिटाई कर रहे होते हो, कल्पना में ही उसकी पिटाई कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, उसको डपट रहे हो, किसी से संघर्ष कर रहे हो। और तुम रिलैक्सनेस किसको बोलते हो? जिसमें तुम आराम से बैठकर प्रधानमंत्री बन रहे हो, राष्ट्रपति बन रहे हो, है ना, टाटा, बिरला, अंबानी के साथ बैठे हो। सब कल्पनाओं के संजाल जो तुम्हें च्युत कर देते हैं हियर एंड नाउ से। इसलिए सजेशंस है निर्विकार, निर्विचार, सजग। इसलिए विधि है अचानक एक्सेल। एक्सेल यानी वो सारी श्रृंखला कल्पना की टूट गई। हियर एंड नाउ, निर्विकार, निर्विचार घट जाएगा प्रैक्टिकली। उस ग्लिम्स को बार बार भोगना है। तो ग्लिम्स बार बार आएगी तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और उसी को ही लम्बाना है। तब तुम ठीक से जांच पाओगे कि जब तुम निर्विकार, निर्विचार अवस्था में रहते हो और जब तुम विकारग्रस्त हो जाते हो और विचारग्रस्त हो जाते हो, दोनों में फ़र्क कितना है।
वह भीतर की विजडम जो है सो पहचानेगी, भीतर का इंटेलिजेंस उसे पहचानेगा कि कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। तो उसको वह हो जाए, उसके लिए यदि कीमत चुकानी पड़ती है तो कीमत चुकाने जैसी है या नहीं, ये समझ तो आनी चाहिए ना भाई। यही समझ तो विकसित करनी है कि निर्विकार, निर्विचार, सहज, शांत, मौन अवस्था यदि घट रही है और उसके लिए यह कीमत यदि चुकानी पड़ रही है कि गुणा भाग वगैरह विसर्जित हो जाएंगे, भविष्य की प्लानिंग से विसर्जित हो जाएंगी, तो यह कीमत चुकाने जैसी है या नहीं है? क्योंकि अभी तुम्हारे हिसाब से यह है कि ये जो गुणा भाग है यह मूल्य है। तुम कल्पना में यह जो तुम सृजित करते हो, कल्पना में जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अरबपति हो जाते हो या बड़े आनंद में की कल्पना करते हो, आनंद में आते नहीं हो, किसी कल्पना की बात करते हो, तो क्या यह जो है, यह तुम्हारा जो हीरे मोती हैं, ये सचमुच हीरे मोती हैं? ये खजाना सचमुच में खजाना है? और यह खजाना दांव में लगा करके यदि तुम्हें निर्विकार, निर्विचार अवस्था मिलती है, सहज, शांत, मौन अवस्था मिलती है, तो ये खजाना तुम्हारा वह तथाकथित खजाना लुटा करके ये मिलता है, तो लेने जैसा है या नहीं है? तुम्हें लगेगा कि हाँ लेने जैसा है, क्योंकि असली खजाना यह है और यह नकली खजाना है। तो नकली खजाना तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तैयार क्या हो जाओगे? नकली खजाना तुमसे छूट जाएगा। नकली खजाना नकली खजाने की तरह पहचान में तो आए। इतने विचार, गुणा भाग, इतने विकार जो हैं, इतनी तुम्हारे प्रयास, चेष्टाएं, यह सब जो तुम्हारा खजाना है, ये खजाना नकली खजाना है। यह हीरे मोती नहीं, कंकड़ पत्थर हैं। यह तुम्हें दिख तो जाए, तुम्हारी आंखें तो निर्मल हो, तुम्हारी बुद्धि तो सहज हो, सरल हो, ठीक से काम कर पाए, पैनापन आए उसमें, राइट इंटेलिजेंस तो हो जाए। जब तुम्हें दिखेगा कि ये खजाना खजाना है ही नहीं, कंकड़ पत्थर हैं, परिकल्पनाएं हैं, असली खजाना तो यही है। तो असली खजाने की पहचान होगी और नकली खजाने की पहचान होगी, दोनों की पहचान होगी, तब तुम उसे दांव पे लगा पाओगे। असली खजाना कैसे मिलता है? नकली खजाने को दांव पे लगाने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नकली खजाना दे दो, बदले में असली खजाना ले लो। इतना ही तो सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि नकली खजाना तुम हमें दे दो, असली खजाना तुम हमसे ले लो। पर तुम्हें अंदर से समझ तो आनी चाहिए कि ये खजाना नकली है, अभी तो तुम्हारे लिए वो असली है और असली खजाना तुम्हें दिखा नहीं, इसलिए असली खजाना तुम्हें दिखाते हैं, उसकी ग्लिम्स दिखाते हैं कि देखो ये है असली खजाना। तो असली खजाने की पहचान बढ़ते बढ़ते जब ठीक से अंदर से स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये असली खजाना है, तो इसका मतलब वो जो खजाना है वो नकली खजाना है, और वो खजाने को तो हम खूब समय से वो उसकी जुगाली कर रहे हैं। उस खजाने के साथ तो पूरा जीवन बिता दिया है और खजाना साबित नहीं हुआ वो अभी तक वो साबित तो नहीं हुआ खजाना। और ये ग्लिम्स आ रहे हैं, जब भी ग्लिम्स आती है तो भीतर डुबकी लग जाती है, परम आनंद घट जाता है। अरे क्षण दो क्षण के लिए ही सही, लेकिन घटता तो है, घटता तो है, असली तो है। और ये नकली खजाना पूरे जन्म भर से साथ में है और कभी भी कोई ग्लिम्स नहीं घटी इससे। तब वह मेधा काम करेगी, वह प्रज्ञा जागेगी, वह राइट इंटेलिजेंस जागेगा और तुम जो है नकली खजाना दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। नकली खजाना जैसे ही गायब होगा, असली खजाना हाजिर है। नकली खजाना इतना खनकता है, इतना डोलता है सामने कि असली खजाना तो उसके पीछे छुपा ही रह जाता है, उसको प्रकट होने का मौका ही नहीं मिलता। इतनी आपाधापी तुम्हारी नकली खजाने के साथ में, तुम असली खजाने की तरफ नज़र फेर कर ही नहीं देखते। तो नकली खजाना जैसे ही नकली साबित होगा, तो असली की तरफ तुम उन्मुख हो जाओगे, नकली खजाना अपने आप विसर्जित हो जाएगा। तुम्हारी सारी चेष्टाएं, सारे प्रयास विसर्जित हो जाएंगे। इफर्टलेसनेस, इसलिए हम कहते हैं अप्रयास, चेष्टा रहित अवस्था, इफर्टलेसनेस। एफर्टलेस अवेयरनेस, एफर्टलेस नोइंग। जब कोई प्रयास नहीं होगा, बगैर प्रयासों के
बगैर चेष्टा के सहज सरल शांत मौन, जो जानना होगा वह जानना असली खजाने का जानना है। वहाँ असली खजाना प्रकट हो जाएगा। ढपोर शंख को पहचान लो, जो कहता है कि बस कल तुम्हें मिल जाएगा परमानंद। अरे ढपोर शंख की कहानी सुनिए ना। एक जो है गरीब किसान था, गरीब बंदा था। वह किसी जंगल में घूमने गया था। वहाँ पर उसे एक शंख दिखा। वह उस शंख को उठा लाया। वह शंख बोलने लगा। उस शंख को फूको तो वह बोलने लगता था और बोलता था, तुझे क्या चाहिए? तो वह गरीब आदमी, उसने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। उसने कहा यह ले। 1000 स्वर्ण मुद्राएं आ गई। अब उसने कहा कि ये मेहनत मजदूरी करने से कोई मतलब है नहीं, लकड़ी काटना ये करने से मतलब है नहीं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं आ गई, आराम से रह जाओ। एक एक स्वर्ण मुद्रा भी खर्च करेंगे, बहुत चलेगी। और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर शंख फूंक देंगे, फिर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेंगे, है ना। तो एक सामान्य जीवन जीने लगा, सीधा साधा सामान्य जीवन जीने लगा। उसके यहाँ जो है कोई जो है साधु आया। कौन सा साधु रहा होगा? संसारी साधु ही रहा होगा कुछ। आया, उसके यहाँ मेहमान हुआ, रुका, उसने आवभगत की, खातिरदारी करी। अब उसे जो है उसकी आवभगत के लिए किसी चीज़ की कमी पड़ गई। उसने शंख फूका और कहा कि यह चाहिए, और वह चीज़ आ गई। उसने आवभगत कर दी। साधु ने देखा, वो तो चमत्कृत हो गया। उसने कहा कि अब क्या करूं, असली माल है, इसको कैसे हथियाऊं। तो उसने कहा कि देख, तू तो जो है गृहस्थ है, इस चीज़ की तुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरे पास एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो चल जाएगा। यह शंख मुझे दे दे, मैं तुझे इससे अच्छा वाला शंख देता हूँ। मेरे पास एक शंख है, तुम जितना मांगोगे उससे दुगना देता है। तुम जितना मांगोगे उससे दुगना देता है। उसने कहा चलो मैं प्रयोग करके बताता हूँ। उसने शंख निकाला और फूका। उस शंख ने बोला, तुझे क्या चाहिए? बोले 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे। बोले 1,00,000 क्या, 2,00,000 लो। शंख ने क्या बोला? 1,00,000 क्या, 2,00,000 दो, 2,00,000 ले लो। 1,00,000 क्या लेते हो? तो उसके बाद उसने कहा कि यह तुम रख लो। उसने दी नहीं, उसने बोला लेकिन दी नहीं। लेकिन जो है वह जो गृहस्थ था, साधारण व्यक्ति था, उसके मन में लालच आ गया। लालच आ गया, उसने कहा कि अरे यह तो ज़्यादा अच्छा है, जितना मांगो उससे डबल देता है। हाँ, डबल की बात बोली उसने कहा कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज हो गया और वो चलता बना। अब जो है 1-2 दिन बाद उसे ज़रूरत पड़ी। उसने कहा चलो इस शंख से मांग लेते हैं। उसने फूका, उसे कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। 1000 क्या, 2000 ले ले। आई नहीं। अच्छा, बोले अच्छा 2000 दे दो। अच्छा, बोले नहीं 2000 क्या करोगे, 4000 ले ले। उसने कहा अच्छा 4000 दे दो। 4 क्या करेगा, 8000 ले ले। चलो मुझे 8,000 दे दे। नहीं 16,000 ले ले भाई। अरे जो देना है दे भाई। बोले नहीं। अरे तो 32,000 ले ले। अरे दे तो सही। नहीं 64,000 ले ले, दे तो सही। देना कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाइड करते जा रहा था। दे कुछ रहा नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, ढपोर शंख, यानी बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो। बातें बड़ी बड़ी और काम जीरो। ढपोर शंख सुना है ना, ढपोर शंख।
कोई बातों नहीं बकवासी व्यक्ति रहता है, बोलते ढपोर शंख है, उसी कथा से आया है। और असली शंख चला गया। अरे इतनी तो समझदारी होनी चाहिए ना। असली शंख से तुमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी, उसने 1000 दी। तुम्हें 2 की जरूरत है तो तुम 2 उसी से मांग लो, 2 वह भी दे देगा। 10 मांगो 10 दे देगा, लाख मांगोगे लाख देगा, जितना मांगोगे उतना देगा। तुम्हें ढपोर शंख की क्या जरूरत है? तुम बोलो लाख दे तो बोलता है 2 लाख ले ले, देता कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमारा मन है, आशान्वित करता है कि भविष्य में यह मिलेगा, वह मिलेगा, ऐसा मिलेगा। वह तुम्हें बताता है, कल्पना में तुम्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा दिखाता है, राष्ट्रपति बना देता है, अरबपति बना देता है, खरबपति बना देता है, अपने अपनी पोस्टों के हिसाब से अपने अपने आकर्षण रहते हैं ना। कोई किसी विभाग का है तो सोचेगा मैं कलेक्टर हो जाऊं, है ना, वह अपने हिसाब से सोचेगा। और मन कहता है हाँ हाँ तुम कलेक्टर हो गए हो, देखो तुम इस यहाँ के दौरे पे निकले हो, लोग तुम्हें सब सैल्यूट बजा रहे हैं, है ना, कल्पना में तुम्हें दिखाएगा। या तुम कमिश्नर हो गए हो, तुम DIG हो गए हो और सब तुम्हें सैल्यूट लगा रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं, है ना। तो कल्पनाएं जो हैं अंदर चलती रहती हैं, खेल चलते रहते हैं, उस खेल में उलझे रहते हो। सबके भीतर ये खेल आए होंगे, सबके भीतर आए होंगे ये खेल। कल्पना में बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे होंगे, कभी राजा रानी बने होंगे, कभी कुछ बने होंगे, सब बने होंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, वो कहानियां सुन लेती, बोलती हाँ कोई राजकुमार आएगा, कोई राजकुमार आएगा और हमें अपना बना के लेके जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां वो कॉमिक्स पढ़ पढ़ के ऐसे सपने देखने लगती हैं। राजकुमार कहीं से आता नहीं है, और कहीं को एक राजकुमार दिख जाता है, एक दिन का, एक दिन की रानी। देखे नहीं दूल्हा दुल्हन, किसी राजकुमार से कम लगते हैं उस दिन, हाँ, और किसी रानी से कम लगती है दुल्हन। उसके लिए कितने लोग लगते हैं, ब्यूटी पार्लर और ये वो, कैसी ड्रेसेस खरीदी जाती है, राजकुमार और राजकुमारी जैसी ड्रेसेस खरीदी जाती है ना। एक दिन के राजकुमार और राजकुमारी, सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर हो जाते हैं। इतने प्रभावित करते हैं वह कि क्या कहना। लोग उसके आसपास घूमने लगते हैं कि अरे ये सचमुच का राजकुमार है, राजकुमारी है। और कितना तामझाम होता है उसके आसपास। उसको घोड़ा दिया जाएगा, तलवार दी जाएगी, यह किया जाएगा, बड़े बड़े कैमरे उसके आसपास चलेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भी इतने कैमरे नहीं चलते जितने उस दिन उसके आसपास चलते हैं। हाँ, ड्रोन चलता है, ड्रोन से फोटोग्राफी हो रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। आजकल की वेडिंग्स नहीं देखी, वो जो है ऐसे ऐसे वो फोटोग्राफर्स को काम दिया जाता है कि उधर अपना कोई फंक्शन हुआ, ये हुआ, और वो अपना दूल्हा दुल्हन वहाँ आने वाले हैं मेन पंडाल में, 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे में वहाँ की फ़ोटोज़ खींच करके उसके बड़े बड़े वो बना करके यहाँ पे लग चुके होते हैं। हाँ, उसके प्रिंट्स निकाल के जो है ना यहाँ लग चुके रहते हो। क्या क्या कहते हैं उसको? अच्छा, प्री वेडिंग वाले अलग हैं। हाँ, प्री वेडिंग वाली फिल्में चल रही हैं, कहीं कुछ चल रहा है, बड़े तामझाम चलते हैं। कितनी वेराइटीज उनके खाने के लिए, तो उनको सचमुच में लगता है कि हम राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं। और वह जो है एक दूसरे से वही एक्सपेक्टेशन करते हैं, वाह इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा वो है, और इतना तामझाम है इसका। और अगले दिन से बात बदलनी चालू हो जाती है, पूरा तामझाम गायब होने लगता है। वो पंडाल उखाड़ने वाले रात में ही आ जाते हैं, वो महल रात में ही उखड़ने लगते हैं, वो कैटरिंग वाले रात में ही समेटना चालू कर देते हैं। घोड़े वाला तो थोड़ी देर में घोड़ा ले जा लेता है। इधर राज्य मिला नहीं, उधर छिनना चालू हो गया।
एक दिन की बादशाहत पूरी जो है चली जाती है ना। और अभय जी बोल रहे हैं कि अगले दिन तो पेमेंट वाले आ जाएंगे। मतलब जो बचा कुचा खजाना है वो खाली करके चले जाएंगे। सारे शगुन जो है पेमेंट देने में निकल जाएंगे। उसके बाद में पता चलता है दुल्हन को कि इस राजकुमार के ऊपर तो इतने कर्जे हैं, शादी के कर्जे चुकाने हैं। वेडिंग लोन्स भी मिलते हैं आजकल, है ना। तो वही है, कल्पना के राजकुमार, कल्पना की राजकुमारियां। कल्पना में जाओगे तो बहुत दिक्कत है ना। वास्तविकता को स्वीकार करना है, जो जैसा है उसको स्वीकार करना है। सहजता, सरलता, ये सब जो है ये कोई सहजता के लक्षण है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो है इतनी हाई फाई शादियां कर रही है, ये कोई सहजता के लक्षण है? दुनिया को दिखाना है। अब ये दिवाली आएगी, हाँ, कौन बावल जी बोल रही थी कि वो जो है किसी ने 2 लाख के फटाके फोड़े तो उसका पड़ोसी जो है बोलता है अगले साल मैं 3 लाख का फोड़ूंगा, उसको हरा के दिखाऊंगा। हाँ, कंपटीशन चल रहा है फटाके फोड़ने में। दिवाली से दिवाले निकाल रहे हैं। दिवाली दिवाला निकालने के लिए आ रही है, इतनी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो सहज सरल होना, सादा होना, सहज सरल सादा और प्रामाणिक होना है। तो उससे क्या होगा कि अंदर के विकार बनेंगे ही नहीं। यह अपने अंदर क्लियरिटी होना चाहिए कि उससे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होना चाहिए, कोई हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं पैदा होना चाहिए कि देखो हम इतने गरीब हैं या हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, यह इसने इतना महंगा सूट पहना और हम साधारण सा पहन रहे हैं। समझने वाला यह कहेगा कि हम तो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सादे कपड़े पहने, नंगे तो हैं नहीं, है ना। कपड़े क्यों पहने हैं कि सर्दी से बचने वाले कपड़े सर्दी में होने चाहिए, गर्मी के हिसाब के कपड़े गर्मी में होना चाहिए, बारिश के हिसाब के कपड़े बारिश में होना चाहिए। बस जो हमें ऋतु से हमें बचा दे। अब जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बस होने चाहिए थोड़ा बहुत। जीतने और हारने के लिए थोड़ी ना होने चाहिए। जीत हार किस बात की जीत हार है? तो सहज सरल जीवन होना चाहिए। तो सहज सरल जीवन में आपाधापी नहीं होती, गुणाभाग नहीं होते। गुणाभाग यदि नहीं होते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा नहीं होगी, महत्वाकांक्षा ज़्यादा नहीं होगी, अपरिग्रह, इसलिए कहा गया ना अपरिग्रह। जब जीवन सादा होगा, जरूरत से जिया जाएगा। कैसे जिया जाएगा? जरूरत से जिया जाएगा। तो जीवन में ज़्यादा गुणाभाग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जीवन में ज़्यादा गुणाभाग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मन में कुछ हलचल मचेगी नहीं, विकार ज़्यादा पैदा ही नहीं होंगे, विचार ज़्यादा पैदा ही नहीं होंगे, भविष्य की ज़्यादा चिंता पैदा ही नहीं होगी। भविष्य तुम गढ़ते हो भय के कारण भी, तुम में भय ज़्यादा है उस कारण भी, ईर्ष्या के कारण तुम भविष्य गढ़ते हो, काम के कारण तुम भविष्य गढ़ते हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, ये सब क्या है? गौर से देखो तो तुम भविष्य गढ़ रहे हो इनके माध्यम से। तुम्हें किसी पे क्रोध है तो तुम कहते हो भविष्य में मैं इससे बदला लूँगा, तुम उसके कारण भविष्य को गढ़ रहे हो ना। तुम्हें काम वासना है, मुझे इसको पाना है, इसको पाना है तो तुम भविष्य गढ़ रहे हो। तुम्हें धन कमाना है तो तुम भविष्य गढ़ रहे हो कि अब मुझे धन कमाना है, यह धंधा करूं, यह करूं, वह करूं, फलाना करूं, यह करूं। हम यह नहीं कहते कि यह चीज़ें गलत हैं। जो भी चीज़ें हैं सबकी ज़रूरत है। ज़रूरत है तो उतनी होनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो सहज हो, असहज ना हो। भाई संसार में रहना है, संसार के व्यवहारिक सत्य तो रहेंगे ही। व्यवहारिक सत्य के हिसाब से जितना बहुत जरूरी हो उतना ठीक है। जरूरत से ज़्यादा गुणाभाग क्यों होने चाहिए? तो जरूरत के हिसाब से जियोगे तो वो गुणाभाग परेशान करने वाले गुणाभाग नहीं होते हैं।
जरूरत से ज़्यादा की तुम अपेक्षा करोगे तो वहाँ के गुणा भाग जो है तुम्हें परेशान करने वाले गुणा भाग आएंगे। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच में संतुलन तो चाहिए, संतुलन तो चाहिए, अतिवाद नहीं चाहिए। उल्टी सीधी कल्पनाएं मत करो, राजा रानी बनने की कल्पनाएं मत पैदा करो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की परिकल्पनाएं मत पैदा करो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जियो, ज़रूरत के हिसाब से जीवन में कोई साम्य लाओ। तो सहज और सरल रहोगे तो मेधा विकसित होती है, राइट इंटेलिजेंस विकसित होती है। तब अपने आप जो है वो ग्लिम्स भी आती हैं कि ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। तब पता चलता है, तब आइडियाज़ आते हैं अपने भीतर से, प्रति संवेदन से, कि क्या करना उचित है। अच्छे आइडियाज़ आते हैं और ऐसे आइडियाज़ आते हैं प्रति संवेदन से जो कि तुम्हें सहजता से सफलता दे देते हैं, उतनी सफलता जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा का तो गुणा भाग है भी नहीं। उससे ज़्यादा यदि कुछ आ भी जाएगा तो उसका भी कोई गुणा भाग नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आ रहा है तो पाप हो रहा है। वो ज़्यादा आ भी जाएगा तो वह स्वीकारता की अवस्था रहेगी, उससे कुछ तुम्हारे भीतर बिगड़ेगा नहीं। तो उसे सहजता से मैनेज करते रहोगे, गुणा भाग उससे कुछ बहुत बनेगा नहीं। भीतर एक संतुलन पैदा होगा, पात्रता पैदा होगी। पर कम और ज़्यादा का सवाल नहीं होता है, सहजता का सवाल होता है। सवाल कम और ज़्यादा का नहीं है, सवाल सहजता का है। राजा जनक जो है, राजा होकर भी सहज ही थे, सहज थे ना। अच्छे बड़े राजा थे, धनी राजा थे, खजाने भरे हुए थे उनके। वो गौएं भी दान करते थे तो सोना मढ़वाते थे सिंगों में सोना मढ़वा के गौएं दान करते थे। ऐसे गौएं दान नहीं करते थे वह। हीरे मोती लगा करके गौएं दान किया करते थे। कमी कुछ नहीं थी, लेकिन सहजता और सरलता थी। कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है, सवाल सहजता का है। सहजता परम धन है। कहाँ तुम्हारी सहजता लड़खड़ा रही है, देख लेना, वहाँ तुम गड़बड़ हो। और जहाँ तुम्हारी सहजता बनी हुई है तो फिर कैसा भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल सहजता का है, सरलता का है। सहजता और सरलता यानी वहाँ पर कोई विकार नहीं पैदा होंगे, कोई विचार पैदा नहीं होंगे, कोई भविष्य पैदा नहीं होगा। भविष्य के गुणा भाग तुम्हें अभी और यहीं के परम धन से मुक्त कर देते हैं। असली खजाना यहीं गड़ा है और उसी की हम सलाह देते हैं, उसी के हम सजेशन देते हैं। निर्विकार, निर्विचार, सहज, शांत, मौन, कुछ न करते हुए सारा गुणा भाग विसर्जित कर दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ न करोगे तो प्रति संवेदन से जियोगे। प्रति संवेदन से जीने वाला व्यक्ति कोई आलसी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्रति संवेदन से जीने वाला व्यक्ति जो है बड़ा श्रमपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। उसके जीवन में उसका श्रम देख करके तुम कहोगे कि कितना मेहनत करता है यह बंदा, लेकिन वह कर नहीं रहा है, उससे हो रहा है, उससे हो रहा है। सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा उससे हो जाएगा, उससे हो रहा है और उससे सहजता नहीं जा रही है, वो आनंदित है। उसकी सहजता में कोई फर्क नहीं आ रहा है, उसकी सरलता में फर्क नहीं आ रहा है और वह आनंदित है। इसलिए प्रति संवेदन से जीना, प्रति संवेदन से जीने का अर्थ यह नहीं है कि तुम संपूर्ण न होगे। वो राजपूत हुआ करते थे ना किसी जमाने के, जो युद्ध लड़ा करते थे, प्रति संवेदन से लड़ते थे, इसलिए जीतते थे। उनका ये नहीं था कि जीतना ही है या हारना ही है, यानी बस अपने कर्म को करना है, सहजता से सरलता से दांव पूरा लगाना है, दांव पूरा लगाना है। दांव पूरा लगाते थे और मर भी गए तो उनके भीतर कोई भी ऐसा नहीं पैदा होता था हम क्यों मर रहे हैं। कथाएं नहीं सुनी उनकी, बोले तलवार घुपी पड़ी है एक यहाँ पे, इधर भाला घुपा पड़ा है और वो क्या कर रहे हैं, बोले हाथ तो मेरा सही है, तलवार तो पेट में घुसी है, भाला तो पीठ में घुसा है, हाथ तो मेरे बराबर हैं और हाथ चल रहे, युद्ध चल रहा है। शरीर के गिरते गिरते 10-20 को और निपटा दिया। कई तो ऐसे
उदाहरण सुने गए हैं, थोड़ा अतिवाद जैसा लगता है कि वह जो है हाथ कटा हुआ और एक हाथ से लड़े जा रहे हैं। परिपूर्ण है, दांव पूरा है। यहां तक भी सुना गया कि कबंध युद्ध लड़ते रहे हैं उनके, कबंध यानी सिर कटा हुआ है, कट के गिर गया है और जो है कबंध युद्ध लड़ रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, काट रहे हैं, बिल्कुल सिर गायब है, सिर कहीं गिरा हुआ है और कबंध जो है युद्ध लड़ रहा है। बोले सिर कटने के बाद में भी 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट युद्ध लड़ा। वो राजपूत में मतलब परिपूर्णता के साथ में, सहजता के साथ में, प्रतिसंवेदन से, दांव पूरा, बात आधी अधूरी नहीं, गुणा भाग नहीं, कर गुजरना है, गुणा भाग नहीं करना है। इसलिए राजपूतों से पंगे नहीं लिए जाते थे। बाद में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियाँ आई, फूट आई, गुणा भाग आया तो राजपूत बिखरते चले गए, हारते चले गए, कमज़ोर होते चले गए। गुणा भाग आता गया, जयचंद जैसे लोग पैदा हुए, किसी गुणा भाग में आए ना। राजपूत को खरीदना मुश्किल था, क्योंकि राजपूत को बिगाड़ना मुश्किल था, उसको इन्फ्लुएंस करना मुश्किल था, लेकिन जयचंद जैसे लोग आए तो राजपूतों का पतन शुरू हुआ। प्रतिसंवेदन से जीने का अर्थ यह नहीं होता है कि आलसी और प्रमादी हो जाओगे। प्रतिसंवेदन से जीने का अर्थ होता है कि जहाँ जैसे जरूरत होगी वैसे तुम जो है तुम्हारे भीतर से घटेगा। हो सकता है उस समय जो घटेगा तुम 4 आदमियों के बराबर अकेले काम कर जाओगे और तुम थकोगे भी नहीं। जैसे दूसरे थक जाते, थोड़ा तो थकोगे लेकिन ऐसे भी न थकोगे कि 4 आदमी का काम किया तो बहुत ज़्यादा थक गए। एक नॉर्मल सा जैसे होता है वो वैसा ही रहेगा और तुम हंसते मुस्कुराते खुश मिजाजी से मस्त अपना करते रहोगे। यही वर्क मेडिटेशन, ओशो का वर्क मेडिटेशन। उसमें कुछ लोग बड़े अच्छे, बहुत ज़बरदस्त काम करते रहे वहाँ पर और बिल्कुल न थकते हुए। उनको देखोगे तो वाह क्या बात है। उनकी क्लीनिंग करते वक्त भी जो है ऐसा लगता था कि दूर से खड़े होकर इस आदमी को सब देखते भर रहो। उसको देखना आनंद था, उसको काम करते हुए देखना आनंद था, देखने में आनंद था। उस व्यक्ति की स्थिति सोच लो किस अवस्था में होगा। लेकिन उनके जाने के बाद कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गए। वसुधैव कुटुंबकम, सब हो रहा है उसमें, सब हो रहा है, प्रतिसंवेदन से हो रहा है। तो अपने गुणा भाग जो है, जीवन में जितने गुणा भाग है ना जो दिन भर में, इन गुणा भागों को देखना पड़ेगा, इनकी व्यर्थताओं को देखना पड़ेगा। तो ये गुणा भाग गिरते जाएंगे, ये गुणा भाग जिस तेजी से गिरते जाएंगे, इनकी व्यर्थता का बोध होते जाएगा। तब इंटेंस मेडिटेशन में जब भी जाओगे, आंख बंद करोगे तो निर्विकार और निर्विचार सहजता से घटने लगेगा। दिन भर के जो गुणा भाग हैं, इन गुणा भागों के प्रति भी तो जागना पड़ेगा ना। प्रतिसंवेदन और सहजता से जियोगे तो जब इंटेंस मेडिटेशन बैठोगे तब कहेंगे निर्विकार निर्विचार, और वहाँ घट जाएगा निर्विकार निर्विचार। सहज शांत मौन, तो सहज शांत मौन। 48 मिनट हो गए इसमें तो बात ही पूरी हो गई। फिर तो उस निर्विकार निर्विचार सहज शांत मौन में 48 मिनट गुजर गए। उसका गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 मिनट हो गए कि 47 हुए कि 49 हो गए, है ना। वो तो गुणा भाग ही तो विचलन हो जाएगा। वो जब कभी भी अपने आप क्रॉस हो जाएगा, 48 क्रॉस होना है, हो जाएगा, हो गया तो हो गया। क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद 48 के बाद तो 49 आता ही नहीं ना। 48 के बाद तो समय ही खत्म हो जाता है। 48 के बाद 49 आता ही नहीं, फिर तो खेल ही खत्म हो गया, इल्यूजन गया।
तो निर्विकार निर्विचार, सहज, शांत, मौन, जीवन में फैलाओ, इसको पूरे जीवन में फैलाओ। देखो गुणा भाग ढपोर शंख है, कभी कुछ दिया नहीं तुम्हें गुणा भाग ने, है ना, कभी कुछ नहीं दिया तुम्हें। अरे होगा तुम्हारे पास, सब कुछ होगा, धन संपत्ति होगा, लेकिन असल धन तो मिला नहीं ना। तो ढपोर शंख कहता है सब ठीक हो जाएगा, और ठीक कभी कुछ होता नहीं है। कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, और ठीक कुछ होता नहीं। कितने आज निछावर कर दिए, कितने आज तुमने बर्बाद कर दिए, और कभी कोई ऐसा कल नहीं आया जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कल की फिक्र छोड़ो, सब ठीक करने की फिक्र छोड़ो, जो है उसको स्वीकार करो, उसके सहज सरल शांत मौन होकर के उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो, उसे स्वीकार करो, और आनंद फलित होने लगेगा अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। निर्विकार निर्विचार, शांत, मौन, सहज। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।